भारत के आज़ाद होने के 2 साल बाद ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन की है, वहीं चीन की $25 ट्रिलियन। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्धि शहरों में गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013 के बीच 68 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। मानव इतिहास में इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी संख्या में कभी लोगों ने गरीबी से आरामदेह जीवन यापन करने का सफ़र तय नहीं किया है। आखिर कैसे चीन ने इतनी लंबी छलांग लगाई? एक उदाहरण है भारत की दीपावली। अब दीपावली की रात दिए नहीं जगमगाते, हर तरफ जगमग जगमग करती बिजली की लड़ियां ही दिखती हैं। सब की सब चीन में बनी हुई हैं। आतिशबाजी का सामान भी वहीं से आने लगा है और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी। दीपावली के हमारे लक्ष्मी पूजन से चीन का युवा शहर उतना ही खुशहाल होता है। इस शहर के लोग दीपावली का सामान ही नहीं बनाते, होली की पिचकारियां भी बनाकर भारत भेजते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है, करीब 7.5 लाख दुकानें और इन दुकानों पे सिख गुरु के शब्द की किताबें भी मिल जाती हैं। यहाँ कुरान शरीफ की आयतें भी मिलती हैं और सेंटा क्लॉज भी। चीन में धंधे का एक ही फार्मूला है, वे कोई भी सौदा छोड़ते नहीं हैं और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। वे हर रेट का माल बनाते हैं, अच्छा भी, सस्ता व घटिया भी। यही वजह है कि 2011 में 40,000 भारतीय व्यवसायी यहाँ आए, जबकि 2013 में 3,60,000। भारत ही नहीं, दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत से यहाँ आने वाले व्यापारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्टोरेंट और होटलों से भरी हुई है। चीन ने पहले फैक्ट्रियां बनाई, फिर उत्पादन को बेचने की व्यवस्था की। अब इंपोर्टरों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और फैक्ट्री मालिकों को खरीदार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसे युवा शहर में भारत से बड़ी संख्या में व्यापारी आने लगे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ा है और इन व्यापारियों का मुनाफा हाल के दिनों में कम हो गया है, लेकिन व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत जैसे देश में उत्पादन कम हो रहा है, यही चीन की सोच थी। युवा चीन के विकास की पूरी कहानी बताता है। इसी कहानी की शुरुआत 1980 में तब हुई जब चीन पूरी तरह साम्यवादी था। निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं था, जो था वह स्टेट का था। लेकिन रातों रात चीन ने इसे बदल दिया। अचानक ही कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बारे में सोच पाना भी संभव नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने इस काम को इतने अच्छे ढंग से अंजाम दिया कि किसी तरह के विरोध और बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। ये इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में तुरुप का पत्ता साबित हुए। भारत की तरह न तो इसका प्रस्ताव कहीं संसद या संसदीय समिति में अटका और न ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कोई समस्या आड़े आई। उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास के बारे में अक्सर सोचा ही नहीं जाता। बीजिंग ओलंपिक से पहले शहर के आसपास बसे सैकड़ों गांवों को रातों रात हटाया गया। चीन के विकास का यह दूसरा पहलू है जिसमें विरोध और बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनार कर दिया। आर्थिक निवेश को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने दुनिया भर के उद्यमियों को अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि भारत के कई उद्योगपतियों ने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। चीन सरकार ने अपने सबसे चर्चित बांध को बनाने का ऐलान 1994 में किया था और 4 जुलाई 2012 को इसकी परियोजना से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई। इसके लिए 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1600 गांव खाली करवा दिए गए। इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण से जुड़े सवालों को दरकिनार कर दिया। जबकि भारत में नर्मदा बांध बनाने की प्रक्रिया 1979 में शुरू हुई थी और काम पूरा हुआ 2006 में। इस दौरान बांध की ऊंचाई व विस्थापन के सवाल पर लगातार काम रुकता रहा। चीन भारत से आगे क्यों निकला? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वहाँ के मजदूर माने जाते हैं। अर्थशास्त्री इसे ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किया तब वहाँ की साक्षरता दर 65% थी। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ
काम करने में चीन की महिलाओं की भागीदारी 74% है, जबकि भारत में यह सिर्फ 34% है। निवेशकों के लिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि यहाँ तो न तो हड़तालबाजी है और न कोई यूनियनबाजी। यह हाल उस देश का है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यहाँ के बहुत से श्रम कानून निवेशकों के लिए नरम है तो श्रमिकों के लिए सख्त। यहाँ के कानून के मुताबिक एक प्रांत का मजदूर दूसरे प्रांत में बस नहीं सकता, न ही अपने परिवार को पास रख सकता है। क्या भारत जैसे खुले समाज में इसकी उम्मीद की जा सकती है? चीन में इसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। मानव विकास के सभी पैमानों पर चीन ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी तरक्की की है। इन्हीं नियमों कायदों की वजह से चीन दुनिया भर की फैक्ट्री बन गया है। कुछ लोग चीन और भारत की तुलना को अलग ढंग से देखते हैं। चीन में वाशिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ साइमन डेयर का कहना है कि भारत का लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज नहीं तो कल लोकतंत्र के सहारे भारत चीन से आगे निकल सकता है। बिना लोकतंत्र के आगे बढ़ रहे चीन की समस्याएं भी कम नहीं हैं। यहाँ जनता के पास बहुत सीमित आज़ादी है। लोग अपनी पसंद का नेतृत्व नहीं चुन सकते। निष्पक्ष न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ चीन में नहीं है। चीन में प्रदूषण लगातार बढ़ा है, इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई जा सकती। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि चीन से सीखने लायक कुछ भी नहीं। अब यह हम पर है कि हम चीन से कौन सा सबक लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फैक्ट कमेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।